गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको कैरियोकाइनेसिस डिवीजन की विभिन्न प्रवस्थाओं पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि केंद्रक द्रव विभाजन को 4 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज, नंबर 4 टीलोफेज। हमने प्रोफेज प्रवस्था में आपको बताया कि प्रोफेज प्रवस्था के दौरान जो कोशिका होती है उस कोशिका में उपस्थित केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जाल पाया जाता है और जैसे जैसे कोशिका विभाजन आगे बढ़ता है तो कोशिका के अंदर क्रोमेटिन जाल होता है, ठीक है। उसमें पतले लंबे धागे नुमा संरचना के रूप में गुणसूत्रों का निर्माण होता है और गुणसूत्र जो होते हैं उसमें सेंट्रोमियर क्या होता है, विभाजित होता है। तारक काय क्या होता है, सेंट्रोसोम जो होता है वो विभाजित होता है, जिससे 2 तारक केंद्रों का निर्माण होता है। ये तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करके क्या काम करते हैं, तुर्क तंतुओं का निर्माण करते हैं। और प्रोफेज प्रवस्था में आपको बताया कि कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। मेटाफेज अवस्था में बताया कि सेंट्रियोल जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स का पूर्ण रूप से निर्माण कर लेते हैं। तुर्क तंतु और एस्टल किरणों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है और कोशिका के बीचों बीच में कोशिका के मध्य में इक्वेटोरियल प्लेट का निर्माण हो जाता है या मेटाफेज प्लेट का निर्माण हो जाता है, जिस पर गुणसूत्र जो होते हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं। मेटाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, अत्यधिक कुंडलित और संघनित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्र जो होते हैं वो आकार में छोटे और कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। मेटाफेज अवस्था के बाद हमने आपसे बात की थी एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था के अंदर क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, वो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, जिससे गुणसूत्रों का आकार हम एनाफेज अवस्था में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और गुणसूत्र की संरचना V या J आकार की यहां पर हमें दिखाई देती है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि क्रोमेटिड जो गुणसूत्र जो होता है उसके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंट्रोमियर विभाजित होता था मेटाफेज अवस्था के अंदर, जिससे स्पष्ट रूप से 2 क्रोमेटिड क्या है, दिखाई देते थे। और ये दोनों क्रोमेटिड जब आपस में पृथक होते हैं तो पृथक होने के पश्चात जो पृथक हुए क्रोमेटिड होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। और गति करने के पश्चात क्या होता है, जो गुणसूत्र से क्या होता है, जो क्रोमेटिड, ठीक है, अलग होता है, पृथक होता है, उसकी दोनों भुजाएं कोशिका के केंद्रीय भाग की ओर क्या होती है, स्थित होती है। इज इट राइट? इसके बाद हमने आपको टीलोफेज अवस्था पर बात की और आपको बताया कि टीलोफेज जो अवस्था होती है ये टीलोफेज अवस्था है जिस पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। टीलोफेज अवस्था के अंदर क्या है कि गुणसूत्र जो होते हैं, टीलोफेज अवस्था के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, यहां पर क्रोमेटिड जो होते हैं वो आकार में कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। क्रोमेटिड आकार में कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं, अकुंडलित अवस्था में आ जाता है। यानी कि टीलोफेज अवस्था होती है वो प्रोफेज प्रवस्था के जस्ट विपरीत होती है, अपोजिट होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों वापस क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। जबकि प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों क्या हो गए, वहां पे डिसअपीयर हो गए थे, विलुप्त हो गए। जबकि टीलोफेज में वो दोबारा से केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों पुनः क्या हो जाते हैं, प्रकट होने लगते हैं। तुर्क तंतुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तुर्क तंतु और एस्टल जो किरणें होती है ये धीरे धीरे कोशिका द्रव के अंदर क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। तुर्क तंतु और एस्टल किरणें होती हैं, ठीक है, ये एस्टल किरणें और तुर्क तंतु दोनों कोशिका द्रव के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। देखिए ये हमने टीलोफेज अवस्था में पढ़ा था और टीलोफेज अवस्था का इस प्रकार का हमने आपको डायग्राम यहाँ पे बताया था, ये देखिएगा।
ये कोशिका है और कोशिका के अंदर ये टेलोफेज अवस्था के अंदर इस तरीके से क्या है, दो केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी कि एक केंद्रक था, उसमें विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद दो केंद्रकों का निर्माण उस कोशिका के अंदर हो गया, जिसे केंद्रक द्रव विभाजन या कैरियोकाइनेसिस डिवीजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक केंद्रक के विभाजित होने से दो केंद्रकों के निर्माण की क्रिया को ही केंद्रक द्रव विभाजन कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन कहते हैं। देखिए, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है साइटोकाइनेसिस डिवीजन। साइटोकाइनेसिस डिवीजन क्या होता है उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट हो गया बायोलॉजी, क्लास हो गए हमारे 11th, लेसन नंबर है 29, लेसन नंबर है 10, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और आपको हम बता दें, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साइटोकाइनेसिस डिवीजन। मीनिंग ऑफ साइटोकाइनेसिस डिवीजन एंड टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस डिवीजन। आज हम कोशिका द्रव विभाजन और उसके प्रकारों पर आपसे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि साइटोकाइनेसिस डिवीजन क्या है। साइटो का अर्थ होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का अर्थ होता है डिवीजन, अर्थात कोशिका द्रव में होने वाले विभाजन को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस डिवीजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक कोशिका के इस कोशिका द्रव में विभाजन होने से दो कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस डिवीजन कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जैसे ही टेलोफेज खत्म होती है, टेलोफेज समाप्त होती है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस डिवीजन जैसे ही समाप्त होगा उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस डिवीजन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। साइटोकाइनेसिस डिवीजन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही केंद्रक द्रव विभाजन क्या होता है, समाप्त होता है। केंद्रक द्रव विभाजन 4 प्रवस्थाओं में पूरा हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये चारों प्रवस्थाएं जैसे ही पूरी होगी केंद्रक द्रव अवस्था की, वैसे ही कोशिका द्रव विभाजन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और आपको बता दूं कि ये कोशिका जो होती है वो विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिकाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन के समय, समसूत्री विभाजन के समय बनी हुई जो पुत्री कोशिकाएं होती है, ध्यान से सुनना है मैं क्या बता रहा हूं। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं, ये दो पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, दो पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। एक पुत्री कोशिका ये रही, दूसरी पुत्री कोशिका ये रही, इनको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स के नाम से जानते हैं। तो समसूत्री विभाजन के दौरान बनी हुई दो पुत्री कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों पुत्री कोशिकाओं में गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या जितने भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं वो दोनों पुत्री कोशिकाओं में समान रूप से क्या है, वितरित होते हैं या समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू साइटोकाइनेसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन माइटोसिस डिवीजन। समसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान कोशिका द्रव विभाजन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं कि यहां पर समसूत्री विभाजन के अंदर साइटोकाइनेसिस डिवीजन कैसे होता है। तो साइटोकाइनेसिस जो डिवीजन होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस डिवीजन, पहला है सेल प्लेट मेथड। पहला मेथड कहलाएगा सेल प्लेट मेथड, जिसको कहा जाता है कोशिका पट्टिका विधि। और दूसरी है सेल फरो मेथड, जिसको कहा जाता है कोशिका खांच विधि। कौन सी विधि के नाम से जानते हैं, कोशिका खांच विधि के नाम से जानते हैं। सेल प्लेट मेथड एंड सेल फरो मेथड, कोशिका प्लेट विधि और कोशिका खांच विधि। ठीक है, देखिए कोशिका पट्टिका विधि और कोशिका खांच विधियों पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं सेल प्लेट विधि, जिसको बोलते हैं कोशिका पट्टिका विधि। देखिए कोशिका पट्टिका विधि जो होती है वो मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव विभाजन होता है।
या हम सीधे शब्दों में कहें कि पादप कोशिकाओं में, ठीक है, कोशिका प्लेट विधि के द्वारा कोशिका द्रव विभाजन होता है। यानी कि कोशिका पट्टिका विधि का उपयोग किसमें होता है? पादप कोशिकाओं में होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका पट्टिका विधि के द्वारा साइटोकाइनेसिस डिवीजन होता है। ठीक है, यहां पर कैसे होता है मैं आपसे बात कर रहा हूं। कोशिका जो होती है ये कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर क्या होते हैं, यहां पर इस तरीके से कोशिका के मध्य के अंदर, कोशिका के मध्य में इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, कोशिका के बीचों बीच में, ठीक है, यानी कि ये कोशिका और कोशिका का ये बिल्कुल मध्य भाग है, और कोशिका के अंदर ये क्या है? कोशिका द्रव होता है। अर्थात कोशिका के मध्य में कोशिका द्रव में एक पट्टिका का क्या होता है? निर्माण होता है। कोशिका के मध्य में कोशिका द्रव में एक पट्टिका का यहां पर क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था में निर्माण होता है। यह जो पट्टिका होती है, इस पट्टिका पर अंतःप्रदवी जालिका के टुकड़े होते हैं, तुर्क तंतुओं के टुकड़े होते हैं, गोल्जी काय से प्राप्त होने वाली पट्टिकाएं जो होती हैं वो आकर के इस मध्य पट्टिका पर या इस मध्य रेखा पर एक परत के रूप में क्या हो जाते हैं? एकत्रित होने लगते हैं। जैसे 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 एकत्रित होते जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनती है? एक पट्टिका का क्या होने लगता है? निर्माण होने लगता है। इस तरीके से, यानी कि गोल्जी काय होता है या अंतःप्रदवी जालिका होती है, या मैंने आपको अभी बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टुकड़े होते हैं या तुर्क तंतुओं के टुकड़े होते हैं या गोल्जी काय से प्राप्त पट्टिकाएं होती हैं, वो आकर के इस कोशिका द्रव के मध्य में जो रेखा होती है उस पर एक परत के रूप में क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। इन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? इन टुकड़ों को कहा जाता है फैगमोसोम्स कहा जाता है। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है? फैगमोसोम्स कहा जाता है। और इन सभी टुकड़ों को सम्मिलित रूप में कहा जाए तो इन्हें कहा जाता है फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है, फ्रैगमोप्लास्ट। ठीक है, PHA, फैगमोप्लास्ट। ठीक है, तो आपको पता लग गया है कि यहां पर क्या है कि इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है? फैगमोसोम्स कहते हैं, और इन सभी टुकड़ों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? फैगमोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो पट्टिकाएं होती हैं, ठीक है, ये पट्टिकाएं जो होते हैं वो कोशिका के दोनों तरफ क्या होती हैं? धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, कोशिका की धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है, और बढ़ने पर जैसे मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में किस तरीके से कोशिका के मध्य में इस तरीके से, कोशिका के मध्य में इस तरीके से किसका निर्माण होता है? पट्टियों का क्या होता है? निर्माण होता है। ये देखिए पट्टियां निर्माण होती है, और ये पट्टियां जो होती हैं वो धीरे धीरे कोशिका के दोनों ओर क्या होती है? इस तरीके से क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। कोशिका के दोनों तरफ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो ये पट्टिका कोशिका के दोनों तरफ जब धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तो अंत में दोनों तरफ ही क्या है? कोशिका झिल्ली से क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है, देखिए ये जंतु कोशिका की संरचना है। वैसे में आपको अगर डायग्राम की बात कर रहे हैं, पादप कोशिकाओं में होता है, क्योंकि हमने आपको जब से हम जो डायग्राम बात कर रहे हैं वो केवल एनिमल सेल्स पर ही बात कर रहे थे, क्योंकि हम ज्यादातर जो आपको अब तक जो हमने प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज पढ़ाया था वो केवल किस में बताया था? जंतु कोशिका पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि वहां तक पादप कोशिका और जंतु कोशिका की प्रोसीजर सेम है। इसलिए यहाँ पर जो कोशिका द्रव विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है? कोशिका द्रव विभाजन होता है, वो दोनों के अंदर कैसा होता है? भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका प्लेट विधि द्वारा होता है कोशिका द्रव विभाजन, और जंतु कोशिकाओं में कोशिका खांच विधि के द्वारा कोशिका द्रव विभाजन होता है। देखिए बात करते हैं, ये क्या है? पादप कोशिका है। ठीक है, ये पादप कोशिका आप देख रहे हैं, और इस पादप कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है। इस केंद्रक के मध्य में यहाँ पर क्या है? धीरे धीरे क्या बनते हैं? अंतःप्रदवी जालिका के टुकड़े होते हैं, या तुर्क तंतुओं के टुकड़े होते हैं, या गोल्जी काय की पट्टिकाएं जो होते हैं वो कोशिका के मध्य में एकत्रित होती है, और वो धीरे धीरे कोशिका के दोनों ओर कोशिका भित्ति तक क्या होते हैं? धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और अंत में क्या होता है? दोनों तरफ ये कोशिका भित्तियों से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है,
और इस प्रकार से ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो एक कोशिका जो होती है वो दो कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। एक कोशिका जो होती है वो कितनी पादप कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, दो पादप कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाती है, विभक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से दो पादप कोशिकाओं का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर दो प्रकार की पादप कोशिकाएं बन गई। ये मातृ कोशिका कहलाती है, ये पुत्री कोशिका कहलाती है। इसलिए आपको मैंने बताया कि समसूत्र विभाजन में मातृ कोशिका से, एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, एक मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, साइटोकाइनेसिस डिवीजन। मैंने आपको बताया कि कैरियोकाइनेसिस डिवीजन होने के तुरंत पश्चात कोशिका द्रव विभाजन स्टार्ट हो जाता है, एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। समसूत्री विभाजन के समय क्या है, बनी हुई जो पुत्री कोशिकाएं हैं उन पुत्री कोशिकाओं में, ठीक है, गोल्जी काय हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो या अन्य कोशिकाएं होते हैं, वो पुत्री कोशिकाओं में समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी साइटोकाइनेसिस डिवीजन के प्रकार। साइटोकाइनेसिस डिवीजन दो प्रकार का होता है, सेल प्लेट मेथड, कोशिका पटलिका विधि, और दूसरी विधि बताइए कोशिका फरो मेथड, जिसको कोशिका खांच विधि कहा जाता है। सेल प्लेट मेथड में हमने आपसे बात की थी कोशिका पटलिका विधि कि पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट मेथड द्वारा कोशिका द्रव विभाजन होता है, और कोशिका के मध्य में जो कोशिका द्रव होता है उस कोशिका द्रव में एक पट्टिका का क्या होता है, निर्माण होता है। और यह पट्टिका जो होती है इस पर अंतःप्रदवी जालिका के टुकड़े होते हैं या स्पिंडल फाइबर के टुकड़े होते हैं, और गोल्जी काय की जो पट्टिकाएं होती हैं, ये पट्टिकाएं जो होती हैं वो कोशिका के मध्य में, पादप कोशिका के मध्य में एक रेखा पर एक परत के रूप में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाते हैं। इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, फैगमोसोम्स कहते हैं, और इन सभी टुकड़ों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, फैगमोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, देखिए यह पट्टिका जो होती है वो दोनों सिरों तक धीरे धीरे बढ़ती है और कोशिका भित्ति तक क्या हो जाती है, फैल जाती है, और अंत में एक कोशिका जो होती है वो दो कोशिकाओं में क्या होती है, दो कोशिका भित्तियों में मिल जाती है, और मिलने पर यहाँ पर एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पादप कोशिकाओं में कोशिका पटलिका विधि के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। अब बात करते हैं हम जंतु कोशिकाओं के, यानी कि जंतुओं के अंदर होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन, सेल फ्लो मेथड पर हम बात कर रहे हैं। कोशिका खांच विधि, जंतु कोशिकाओं में कोशिका खांच विधि के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, कोशिका होती है, ये कोशिका होती है, और इस कोशिका के दोनों तरफ, कोशिका के, ये कोशिका है और कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच में या मध्य में, ठीक है, कोशिका के मध्य में यहाँ पर क्या बनती है, खांच बनती है इस तरीके से, या यहाँ पर क्या होता है, संकीर्ण उत्पन्न होता है। कोशिका जो होती है उस कोशिका के दोनों तरफ, कोशिका होती है उस कोशिका के बीचों बीच में या मध्य में दोनों तरफ क्या बनती है, खांच बनती है, या संकीर्णों का क्या होता है, निर्माण होता है। धीरे धीरे ये खांच क्या होती है, खांच या संकीर्ण क्या होता है, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये दोनों खांच आपस में मिल जाती है, और मिलने पर यहाँ पर दो पादप कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक पादप कोशिका ये, एक जंतु कोशिका ये रही और दूसरी जंतु कोशिका ये रही। तो इस तरीके से जंतु कोशिकाओं में खांच विधि द्वारा क्या होता है, कोशिका द्रव विभाजन होता है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, कोशिका खांच विधि, जंतु कोशिकाओं में कोशिका खांच विधि द्वारा कोशिका द्रव विभाजन होता है। इस विधि के अंदर कोशिका के मध्य में, कोशिका के क्या है, मध्य में दोनों तरफ किसका निर्माण होता है, खांच का निर्माण होता है, या संकीर्णों का निर्माण होता है। ये संकीर्ण धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ये संकीर्ण धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब ये संकीर्ण धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों संकीर्ण क्या होते हैं, दोनों संकीर्ण आपस में मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक जंतु कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है।
इस तरीके से पादप कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए पहला महत्व तो आपको मैं अभी बता देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस डिवीजन। समसूत्री विभाजन का महत्व, माइटोसिस डिवीजन, कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए पहला महत्व आपको बताया है कि एकमात्र जो कोशिका होती है उससे कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 डॉटर सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि मात्र कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। मात्र कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवों के अंदर जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होने से एक तो क्या है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है, नंबर 1। दूसरा है कोशिकाओं की क्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। तो हमने आपको 2-3 बता दिए अब तक। नंबर 1 बताया कि एकमात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बनती है समसूत्री विभाजन के अंदर। दूसरा मैंने बताया कि मात्र कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। तीसरा हमने आपको बताया कि जीवों के शरीर के अंदर जब माइटोसिस डिवीजन होता है या जीवों में जब समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन होने पर उनकी कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ती है। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, उन जीवों की वृद्धि और विकास में क्या होती है, सहायक होती है। जिससे उन जीवों के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, उनका क्या होता है, विकास होता है। उन जीवों की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये हमने अब तक 3 बता दिए। चौथा आपको हम बताते हैं कि समसूत्री विभाजन होने के कारण एक जाति विशेष के आनुवंशिक गुणों की जो निश्चितता होती है वो बनी रहती है। समसूत्री विभाजन के कारण एक जाति विशेष के जीवों के अंदर, ठीक है, आनुवंशिक गुणों की विशेष यानी कि आनुवंशिक गुणों की जो निश्चितता होती है वो क्या है, बनी रहती है। नेक्स्ट आपको बताते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका द्रव और कोशिकांगों की जो संख्या होती है या उनकी मात्रा होती है वो समान रूप से क्या होती है, वितरित होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मात्र कोशिका से जब पुत्री कोशिकाएं बनती है तो दोनों पुत्री कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव होता है और कोशिकांग होते हैं उनकी मात्रा कैसी होती है, उनका वितरण जो होता है वो कैसा होता है, समान होता है। मान लीजिए जब किसी व्यक्ति के चोट लग जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो चोट लगे हुए स्थान पर घावों को भरने के लिए क्या होता है, उन जीवों के शरीर में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। मान लीजिए मेरे यहाँ पर चोट लग गई, यहाँ पर घाव हो गया, तो इस घाव को भरने के लिए यहाँ पर जो कोशिकाएं होते हैं वो समसूत्री विभाजन करते हैं। समसूत्री विभाजन होने पर ही वो घाव जो होता है क्षतिग्रस्त स्थान पर बना हुआ घाव क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, तो जीवों के शरीर के अंदर जब चोट लग जाती है तो चोटग्रस्त स्थान पर घाव बनने पर उन घावों को भरने का कार्य समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। अर्थात उन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण उन जीवों के शरीर में घाव क्या हो जाता है, भर जाता है। आपको नेक्स्ट मैं तो बता रहा हूं कि जो लोअर कैटेगरीज के प्लांट और एनिमल्स होते हैं, निम्न श्रेणी के पादप और होते हैं, जंतु होते हैं। निम्न श्रेणी के पादप और जंतुओं में अलैंगिक और कायिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है, अलैंगिक और कायिक जनन होता है। अलैंगिक और कायिक जनन होता है वो माइटोसिस यानी कि अलैंगिक जनन में मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन होता है और कायिक जनन में भी मुख्य रूप से क्या होता है, समसूत्री विभाजन ही होता है। यानी कि हम सीधे शब्दों में कहें तो निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन एवं कायिक जनन के दौरान समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, देखिए नई बनी जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मैं आपको बता चुका हूं कि नई बनी हुई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र कोशिका के कैसी होती है, समान होती है। यानी कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो पुरानी हो जाती है या वृद्ध हो जाती है तो उन कोशिकाओं को तो हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है।
और लास्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान होता है। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक था साइटोकाइनेसिस डिवीजन। ठीक है, टेक केयर भाई, कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।